हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 55 है। ध्यान से समझिएगा। पाश्चन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण n कक्ष से आरंभ होता है, कक्ष n बराबर 3 में खत्म होता है तथा इसे भी 3.29 गुणे 10 पे 15 हर्ट्ज यह आवृत्ति का मान दिया है। न्यू बराबर 3.29 गुणे 10 पे 15 हर्ट्ज, ठीक है, इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है। ठीक है। यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रेक्षित होता है तो n के मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पाश्चन श्रेणी दिया हुआ है। पाश्चन श्रेणी का उत्सर्जन है जिसका संक्रमण n कक्ष से प्रारंभ हो रहा है और कक्ष n बराबर 3 में खत्म होता है, और इसके लिए आवृत्त न्यू का मान दिया है 3.29 गुणे 10 पे 15 हर्ट्ज इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है। यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रेक्षित होता है तो n के मान की गणना कीजिए और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। जो समीकरण प्रश्न में दिया है पहले उसको लिखते हैं। समीकरण के अनुसार आवृत्ति जो होगा न्यू जो दिया है 3.29 गुणे 10 पे 15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यह समीकरण जो है आपके देखें यहाँ पर दिया है न्यू बराबर 3.29 इंटू 10 पे 15 इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यह आपने समीकरण लिख लिया न्यू, और न्यू बराबर होता है c/λ, तो न्यू की जगह आप लिखेंगे c/λ। ठीक है। तो यह हो गया आपका c/λ बराबर 3.29 गुणे 10 15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब मान रखें c का मान 3 गुणे 10 पे 8 होता है और लैम्डा का मान 1285। लैम्डा का मान प्रश्न में आप देख सकते हैं। ठीक है। यह दिया है 1285 नैनोमीटर, प्रश्न में ही दिया है। तो लैम्डा का मान रख दें 1285 नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो 1285 गुणे 10 पीरियड 9 हो जाएगा। तो c/λ हो गया बराबर 3.29 गुणे 10 15 और 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो गया। अब माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है। अब सॉल्व करके आपको n का मान निकालना है। ठीक है। अब इसको जो है इधर आप जो है लाएंगे तो यह आपका नीचे जो है आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह हो जाएगा बराबर 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यह हो गया आपका 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 10 पे 8 बटे 1285 गुणे 10 पे 9 इंटू 3.29 गुणे 10 पे 15। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से 1/9 बराबर 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 0.0796 आएगा। ठीक है। अब जो है यह माइनस 1/n स्क्वायर जो है इसको इस पक्ष में ले जाएंगे और इसको इस पक्ष में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1/9 माइनस यह हो जाएगा 0.0796 और यह हो जाएगा 1/n स्क्वायर। माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा आपका 0.401511। ठीक है। यह आ जाएगा आपका। अब जो है इसको उल्टा करेंगे तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/0.401511। तो n बराबर अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में जो मान आएगा वह हो जाएगा आपका 4.99 जो लगभग 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो n बराबर 5 आ जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 से n बराबर 3 पर संक्रमण दिखाता है। इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 से n बराबर 3 पर संक्रमण दिखाता है। यह रेखा जो है पाश्चन श्रेणी में है। पाश्चन श्रेणी अवरक्त प्रकाश है। यह पूछा गया था पाश्चन श्रेणी जो है कौन सा प्रकाश है, तो पाश्चन श्रेणी जो है अवरक्त प्रकाश है। अतः n बराबर 5 तथा पाश्चन श्रेणी अवरक्त प्रकाश है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा समीकरण दिया था न्यू का 3.29 गुणे 10 15 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। न्यू c/λ रख दिए न्यू की जगह पे। ठीक है। उसके बाद आपने सॉल्व करते हुए n का मान निकाला। ठीक है। तो n बराबर 5 आया।
उसके बाद आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 3 पर संक्रमण दिखाता है और यह रेखा पाषाण श्रेणी में है, पाषाण श्रेणी अवरक्त प्रकाश है। ठीक है, अतः n बराबर 5 तथा पाषाण श्रेणी अवरक्त प्रकाश है। यह आपका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जो 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। तो आपको उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकालना है। उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकालना है, जिसमें 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाला कक्ष है, इससे प्रारंभ होता है यह, और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। ठीक है, इस संक्रमण श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आरंभ कक्ष की त्रिज्या का जो सूत्र होगा, आरंभ कक्ष की त्रिज्या का सूत्र वो होगा r0n², r0n², जहाँ पे r0 जो है बोहर त्रिज्या है। आरंभ कक्ष की त्रिज्या का सूत्र r0n², जहाँ r0 बोहर त्रिज्या है। ठीक है, तो r0 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। n जो है यहाँ पे कक्ष संख्या है। ठीक है, आरंभ कक्ष की त्रिज्या होगी r0n², r0 बोहर त्रिज्या है, r0 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, n जो है यहाँ पे कक्ष संख्या है। ठीक है, इसलिए अब जो है 1.3225 × 10⁻9 बराबर 0.529 × 10⁻10 n²। ठीक है, आरंभ कक्षा की त्रिज्या यह मान दिया हुआ है प्रश्न में ही, आरंभ कक्षा का त्रिज्या दिया है यह। ठीक है, आरंभ कहाँ से होता है, तो 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ होता है। तो यह मान हम आरंभ कक्ष की त्रिज्या की जगह लिख दिए, 1.3225 नैनोमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, 10⁻9 बराबर r0 का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिए, 10⁻10 और आपका n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यह आप सॉल्व करेंगे तो n2² बराबर आएगा 25, तो n2 बराबर √25, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n2 का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस प्रकार 2.11.6 × 10⁻12 यह आपका लास्ट कक्षा की त्रिज्या है। ठीक है, यह जो आपका दिया गया है 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है, 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। तो इसको भी आप चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 211.6 × 10⁻12 मीटर हो गया। और यह आपका r0 का मान 0.529 × 10⁻10 और यह n1² हो गया आपका। ठीक है, n1² हो गया। तो यहाँ से आप n1² बराबर 4 पाएंगे, तो n1 बराबर √4 आएगा, तो n2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आरंभ कक्षा की त्रिज्या और अंतिम कक्षा की त्रिज्या का सूत्र आपने r0n² और r0 n2 का स्क्वायर, r0 n1² लगा के n2 और n1 का आपने मान निकाला। पहले n2 का मान 5 आया, n1 का मान 2 आया। अब जो है तरंग संख्या का आप सूत्र लगाएंगे, तरंग संख्या न्यू बार बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, r यहाँ पर रेडबर्ग स्थिरांक है, जिसका मान 109677 पर सेंटीमीटर होता है। मान रख दें, तरंग संख्या न्यू बार बराबर 109677 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2² मतलब 1/5 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे आप तो तरंग संख्या न्यू बार बराबर 109677 × 21/100 पर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे 230 पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है 1/ तरंग संख्या के, लैम्डा बराबर 1/ न्यू बार के। तो न्यू बार का मान निकल चुका है 230/32.17। ठीक है, 23032.17 पर सेंटीमीटर। यह वेव नंबर का मान है, न्यू बार का मान है। तो तरंग संख्या लैम्डा, ठीक है, यह आपका तरंगदैर्घ्य है लैम्डा और यह तरंग संख्या है न्यू बार। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 1/
तरंग संख्या न्यू बार, तो जो मान है उसको रखिए, यह मान सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य 4.34 × 10⁵ सेंटीमीटर, या नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 434 नैनोमीटर हो जाएगा। अतः यह संक्रमण n बराबर n2 बराबर 5 से n1 बराबर 2 तक है। यह संक्रमण जो है वह n2 बराबर 5 से n1 बराबर 2 तक है, जो कि बामर श्रेणी में आता है। ठीक है, किस में आता है? बामर श्रेणी में आता है, क्योंकि पांचवें से दूसरे में आ रहा है, तो दूसरे में जब आता है तो उसको बामर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना निकला? तरंग दैर्घ्य का मान निकला 434 नैनोमीटर, और जो श्रेणी आपको प्राप्त हुई वह बामर श्रेणी प्राप्त हुई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पहले आपने आरंभ कक्ष की त्रिज्या r0 यानी स्क्वायर का सूत्र लगाया। ठीक है, r0 यहाँ पे बोहर त्रिज्या थी और r0 का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। n जो है यहाँ पे कक्ष संख्या है, तो आरंभ कक्ष की त्रिज्या रख के एक बार n2 का मान निकाला, फिर अंतिम कक्ष की त्रिज्या का मान रख के एक बार n1 का मान निकाला। उसके बाद आपने तरंग संख्या का सूत्र निकाल के तरंग संख्या का मान निकाला। तरंग का संख्या का मान निकलते हुए आपने तरंग दैर्घ्य का मान निकाल लिया, लैम्डा बराबर 1 तरंग संख्या से। तरंग दैर्घ्य का मान 434 नैनोमीटर आ गया आपका, और यह संक्रमण n2 बराबर 5 से n1 बराबर 2 तक था, अर्थात यह बामर श्रेणी में आता है। यह आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 56। 56 तो कंप्लीट हो गया। 57 जो है उसको समझे आप ध्यान से। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 57। यह कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, दे ब्रागली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ठीक है, दे ब्रागली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों की अति आवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है, दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप सूत्र जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/mv, लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 57, दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, लैम्डा बराबर h/mv। h का मान रखें 6.625 × 10⁻34, m का मान इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31, और v का मान, v प्रश्न में आपके दिया हुआ है 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसको रख दें 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करें तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान निकल जाएगा, तो वो आएगा आपका 0.455 × 10⁻9 मीटर। 0.455 × 10⁻9 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 455 पिकोमीटर। ठीक है, दशमलव को 3 अंक पीछे करेंगे तो यह 12 हो जाएगा, और 12 मतलब पिको होता है, तो यह हो जाएगा आपका 455 पिकोमीटर। तो दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का मान कितना निकला? 455 पिकोमीटर निकला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपने सूत्र लगाया लैम्डा बराबर h/mv। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन भी सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन विवर्तन का यूज होता है, उसी तरह न्यूट्रॉन विवर्तन का भी यूज होता है सूक्ष्मदर्शी में अणुओं की संरचना का निर्धारण करने में। यदि यहाँ 800 पिकोमीटर के तरंगदैर्घ्य ली जाए, यदि यहाँ पर 800 पिकोमीटर का तरंगदैर्घ्य ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो 800 पिकोमीटर का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो आपको अभिलाक्षणिक वेग भी की गणना करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 58,
क्वेश्चन नंबर 58 में तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है लैम्डा का मान 800 पिकोमीटर। ठीक है, तो 800 गुणे 10^12 मीटर हो गया, या 8 गुणे 10^10 मीटर हो गया। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का सूत्र होता है h/mv। v का मान आपको निकालना है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान होता है h/mv, तो v बराबर हो जाएगा h/m लैम्डा। v बराबर क्या हो जाएगा, h/m लैम्डा। मान रख दें v बराबर h का मान 6.625 गुणे 10^34। m का मान आप क्या रखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 1.675 गुणे 10^27। 1.675 गुणे 10^27 किलोग्राम। और लैम्डा का मान रखेंगे 8 गुणे 10^10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेग का मान आपका निकल जाएगा 4.94 गुणे 10^2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v बराबर h/m लैम्डा। h का मान आपने लिखा 6.625 गुणे 10^34। न्यूट्रॉन का आपने द्रव्यमान रखा mn 1.675 गुणे 10^27। और जो आपका तरंग दैर्घ्य दिया था 800 पिकोमीटर अर्थात 8 गुणे 10^10 मीटर रखा। उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया तो बेग का मान निकला 4.94 गुणे 10^2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड हो तो इससे संबंधित दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड। आपको इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान क्या होगा, तो लैम्डा बराबर h/mv सूत्र आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रश्न में दिया हुआ है 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड। 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड यह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 में 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड यह हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते ही हैं 9.1 गुणे 10^31 किलोग्राम होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होगा, h/mv। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv होता है। तो h का मान रख दें 6.625 गुणे 10^34। im का मान 9.1 गुणे 10^31। v का मान जो प्रश्न में दिया है इलेक्ट्रॉन का वेग 2.9 गुणे 10^6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका तरंग दैर्घ्य 0.251 गुणे 10^9 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 251 पिकोमीटर। 251 पिकोमीटर। ठीक है, तो जो प्रश्न में आपके मान दिया था 2.9 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड, उसके आधार पे जो तरंग दैर्घ्य का आंसर आएगा वह 251 पिकोमीटर आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में आंसर जो है 332 पिकोमीटर दिया है। तो 332 पिकोमीटर कब आएगा, जब आप वेग को 2.99 करके 2.19 कर देंगे। ठीक है, वेग को 2.9 की जगह आप 2.19 गुणे 10^6 मीटर पर सेकेंड रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 332 पिकोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक प्रोटॉन जो 1000 वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है। एक प्रोटॉन है जो 1000 वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है से संबंधित वेग जो है 4.37 गुणे 10^5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वह 1000 वोल्टेज का विभवांतर है और प्रोटॉन का संबंधित वेग है 4.37 गुणे 10^5 मीटर पर सेकेंड। यदि 0.1 किलोग्राम, ठीक है, यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की हॉकी की गेंद इस वेग से गतिमान हो तो इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 0.1 किलोग्राम अर्थात 100 ग्राम द्रव्यमान की कोई हॉकी की गेंद हो और वह 4.37 गुणे 10^5 मीटर पर सेकंड से गतिमान हो तो उसके तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा, यह आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 60, हॉकी की गेंद का वेग जो होगा वह 4.37 गुणे 10^5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। गेंद का द्रव्यमान यहाँ पे 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य का मान पूछ रहा है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv होता है।
मान रखें, एच का मान 6.625 × 10 पीढ़ 34, एम का मान 10.1 किलोग्राम और भी का मान 4.37 × 10 पे 5। इसको आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 15.16 × 10 पीढ़ 39 मीटर या 1.516 × 10 पीढ़ 38 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हॉकी के गेंद का जो तरंग दैर्घ्य होगा वह 1.516 × 10 पीढ़ 38 मीटर होगा, जो कि मान बहुत कम आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, 61 पे, अभी तो 60 हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। 61, यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से मापी जाती है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को नापा जा रहा है प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना करना है, डेल्टा पी का मान निकालना है। ठीक है, हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h/4πm इंटू 0.05 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन का संवेग यहाँ दिया है h/4πm इंटू 0.05 नैनोमीटर है, तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दिया हुआ है प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर। ठीक है, यह डेल्टा एक्स का मान दिया है, डेल्टा पी का मान पूछ रहा है। तो देखें ध्यान से, यह आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। आप सूत्र जानते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत का सूत्र डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π। डेल्टा एक्स का मान दिया है प्लस माइनस 0.002। ठीक है, यहाँ देखें आप दिया हुआ है प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, तो इसको आप चेंज कर लें मीटर में, यह हो जाएगा 0.002 × 10 पीढ़ 9 मीटर। और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता पूछ रहा है, तो डेल्टा पी बराबर एच का मान 6.625 × 10 पीढ़ 34। ठीक है, बटे 4π, पाई मतलब 22/7, तो 22 और बटे 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके डेल्टा पी का मान निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने पर संवेग में जो अनिश्चितता आएगी वह 2.63 × 10 पे ऋण 23 आएगी। संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, तो 2.63 × 10 पे ऋण 23 होगी। ठीक है, इस मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत कम है। ठीक है, जो संवेग में अनिश्चितता आई है 2.63 × 10 पे ऋण 23 आई है, तो इस मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह मान जो है बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 62 है, 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या नीचे दिया गया है। 6 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्वांटम संख्या नीचे दिया गया है। उन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या दी गई है। ठीक है, तो ध्यान दें आप, यहाँ पे n बराबर 4 है, l बराबर 2 है, ml का मान दिया हुआ है -2, ms का -12। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। दूसरा यह है n बराबर 3, l बराबर 2, ml बराबर 1, ms बराबर +12। तीसरा है n बराबर 4, l बराबर 1, ml बराबर 0, ms बराबर +12। चौथा है n बराबर 3, l बराबर 2, ml बराबर -2, ms बराबर -12। पाँचवा है n बराबर 3, l बराबर 1, ml बराबर -1 और ms बराबर +12। छठवां है आपका n बराबर 4, l बराबर 1, ml बराबर 0 और ms बराबर +12। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वह सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, तो पहले वाले की होगी। सबसे अधिक ऊर्जा जो है पहले वाले की होगी और सबसे कम ऊर्जा जो होगी वह पाँचवें वाले की होगी। सबसे कम ऊर्जा पाँचवें वाले की होगी, सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी वह पहले वाले की होगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए l बराबर 2 है, n बराबर 4 है और लेकिन l बराबर क्या है, 2 है। बाकी n बराबर 4 है, l बराबर 1 है, n बराबर 4 है, l बराबर 1 है। ठीक है, तो इनकी तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह पहले वाले की होगी, तो यह सबसे अंतिम में होगा। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा जो है पाँचवें वाले की होगी,
क्योंकि इसके लिए n बराबर 3 है और l बराबर 1 है। बाकी लोगों के लिए देखें n बराबर 3 है तो l बराबर 2 है, n बराबर 3 है तो l बराबर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों, ठीक है, n बराबर 3 वालों में 3 है और n बराबर 4 वाले में 3 है, तो n बराबर 4 वाले में तुलना किया जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा होगी l बराबर 2 वाले की, और n बराबर 3 वाले की तुलना की जाए तो सबसे कम ऊर्जा होगी l बराबर 1 वाले की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सबसे कम वाला लिखाएगा, पाँचवा लिखाएगा। ठीक है, तो पाँचवा, उसके बाद लिखेंगे आप दूसरे वाले को। ठीक है, सबसे पहले पाँचवा लिखेंगे, सबसे कम ऊर्जा इसकी होगी, क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे कम पहले होगा, उससे अधिक उसके बाद, उससे अधिक उसके बाद, सबसे लास्ट में होगा सबसे अधिक वाला होगा। तो सबसे पहले पाँचवा होगा, उसके बाद होगा आपका दूसरा। ठीक है, उसके बाद दूसरे और चौथे की ऊर्जा बराबर हो जाएगी। दूसरे और चौथे की ऊर्जा क्या होगी? बराबर हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के लिए n बराबर 3 है, चौथे के लिए n बराबर 3 है। l बराबर 2 है, l बराबर 2 है, ml बराबर 1 है, ml बराबर -2 है इसके लिए। ठीक है, ms बराबर +½ है तो ms बराबर -½ है। इन दोनों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी दूसरे और चौथे की। उसके बाद आएगा छठवां नंबर। ठीक है, छठवां नंबर लिखेंगे। ठीक है, n बराबर 4, l बराबर 1, ml बराबर 0, ms बराबर +½ इसकी ऊर्जा आएगी। छठवें और तीसरे की ऊर्जा बराबर हो जाएगी। छठवें और तीसरे की ऊर्जा जो है आपस में बराबर रहेगी। n बराबर 4, n बराबर 4, l बराबर 1, l बराबर 1, ml बराबर 0, ml बराबर 0, ms बराबर ½ और ms बराबर ½। तो छठवें और तीसरे की ऊर्जा बराबर होगी और सबसे अंतिम में होगा पहला नंबर, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो क्रम क्या होगा? तो 62 क्वेश्चन का क्रम आप देख सकते हैं। यह क्रम होगा आपका, सबसे पाँचवा होगा, पाँचवा लेस देन दूसरा। ठीक है, सबसे कम पाँचवें का होगा, उसके बाद दूसरे का, दूसरा और चौथे की ऊर्जा बराबर होगी, फिर चौथे और छठवें। ठीक है, चौथे से अधिक ऊर्जा छठवें की होगी, फिर छठवें और तीसरे की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, फिर सबसे अधिक ऊर्जा पहले की हो जाएगी। तो यह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपने इसको लिखा। तो सबसे अधिक ऊर्जा पहले की होगी, उससे कम जो होगी तीसरे की होगी, तीसरे और छठवें की ऊर्जा बराबर होगी, छठवें से कम ऊर्जा जो है चौथे की होगी, चौथे और दूसरे की ऊर्जा बराबर होगी, दूसरे से कम ऊर्जा पाँचवें की होगी। तो यह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपने इसको लिखा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, ध्यान दें, ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है। तो आपको पता है जो सबसे दूर होगा, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, जो नाभिक से दूर होगा, वही जो है सबसे न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा। तो सबसे दूर कौन सा कक्षक होगा? तो 4p जो है कक्षक, वो नाभिक से सबसे दूर होगा, अर्थात इस पर सबसे कम जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं नाभिकीय आवेश घटता जाता है। अतः 4p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सबसे कम नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कक्षक जो है उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है। तो जो कक्षक जो है सबसे नज़दीक होगा नाभिक के, वह जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। पहला जो है आपका 2s और 3s। तो 2s और 3s में 2s जो है नज़दीक होगा, नाभिक के पास होगा, तो सबसे अधिक जो है नाभिकीय आवेश का अनुभव जो होगा वह 2s के द्वारा होगा, क्योंकि यह नाभिक के पास है। उसके बाद है 4d और 4f। तो 4d और 4f में 4d जो है नाभिक के नज़दीक होता है, तो इस पर जो है उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का यह अनुभव करेगा। उसके बाद 3d और 3p में, तो 3d और 3p में 3p जो है वह नज़दीक होगा नाभिक के, और यह उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा
कि पहले में 2s होगा क्योंकि यह नाभिक के नज़दीक होगा, दूसरे में 4d होगा और तीसरे में 3p होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। एल्युमिनियम और सिलिकॉन में 3p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम और सिलिकॉन में 3p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? ठीक है, तो आपको बताना है कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन में 3p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपको बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार सिलिकॉन में 2p1 और 3p2 कक्षक है। एल्युमिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार सिलिकॉन में 2p1 और 3p2 कक्षक है। सिलिकॉन में अधिक नाभिकीय आवेश होता है, सिलिकॉन में जो है अधिक नाभिकीय आवेश होता है, अतः सिलिकॉन में नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, एल्युमिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी तरह से सिलिकॉन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन में 2p1 और 3p2 कक्षक होते हैं, इसीलिए सिलिकॉन में अधिक नाभिकीय आवेश होता है, अतः सिलिकॉन में नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन में नाभिकीय आवेश जो है अधिक प्रभावी होता है। अगला जो है 66 नंबर क्वेश्चन, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है फास्फोरस में। तो फास्फोरस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 3 होते हैं, 3p3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे फास्फोरस का तो 3p3 आएगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 आपको दिखाई देंगे। सिलिकॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 3p2 आएगा, 3p2 आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे 6 होते हैं। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d5 और 4s1 आएगा, 3d5 और 4s1 आएगा। यहाँ पर 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 3d6 और 4s2 आएगा, 3d6 और 4s2 आएगा। अगला है क्रिप्टन। क्रिप्टन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से फास्फोरस का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। उसमें आप देखेंगे 3p3 आएगा लास्ट में, अर्थात इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसके लास्ट में 3p2 आएगा। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 3d5 4s1 आएगा। आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 3d6 4s2 आएगा। ठीक है, क्रिप्टॉन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 67 नंबर को पूछ रहा है n बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष होते हैं। ठीक है, तो n बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष होते हैं। दूसरा पूछ रहा है उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए ms बराबर -1/2 और n बराबर 4 होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान से आप समझें। जब n बराबर 4 होता है तब l बराबर होता है 0 से n-1 तक, 0 से 4-1 तक, 0 से 3 तक, अर्थात 0 1 2 3। ठीक है, तो जब n बराबर 4 होता है तब l बराबर होता है 0 1 2 3। l बराबर 0 अर्थात 4s उपकक्षक, l बराबर 1 अर्थात 4p उपकक्षक, l बराबर 2 अर्थात 4d उपकक्षक, l बराबर 3 अर्थात 4f उपकक्षक। इस तरह उपकक्षक कितने हो गए? 4 उपकक्षक। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। n बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष होंगे? तो n बराबर 4 से संबंधित 4 उपकोष होंगे, 4 उपकक्षक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? तो n बराबर 4 है तब l बराबर होता है 0 1 2 3। ठीक है, तो l बराबर 0 है तो वह कौन सा उपकक्षक होगा? तो 4s होगा। l बराबर 1 है तो कौन सा उपकक्षक होगा? 4p उपकक्षक होगा। यदि l बराबर 2 है
तो 4d उपकक्षक होगा। L बराबर 3 है तो 4f उपकक्षक होगा। टोटल उपकक्षक कितने हो गए? 4 उपकक्षक हो गए। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो पूछ रहा है कि उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए ms का मान -1/2 है और n बराबर 4 है। ठीक है। तो n बराबर 4 हो और ms का मान -1/2 हो तो इसके लिए आपका ठीक है 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है। यस मतलब अगर n बराबर 4 है तो 2n स्क्वायर आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 × 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसमें 32 इलेक्ट्रॉन में वही इलेक्ट्रॉन बताना है जिसके लिए स्पिन -½ हो। ठीक है। तो स्पिन -½ जो होगा वो 32 में से आधे ही लोगों का होगा अर्थात 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो n बराबर 4 में 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए स्पिन का मान जो है -1/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका अध्याय 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसका रिवीजन करें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।